और क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सभी चीज़ों को आज के सेशन में उनका लाभ मिलेगा। और प्रमोशन एग्जामिनेशन में अगर इनसे जुड़े हुए कोई सवाल आएंगे तो इनका अच्छे से सामना कर पाएंगे, जी क्योंकि जी ज्ञान सर। का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस ज्ञान का ये डेली जो है कार्य के रूप में परिणित करते हैं। तो आपका अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ, और जी हमारे सर, साथी भी थैंक यू। कामना करेंगे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और अच्छे से हमारे साथियों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। आपको सेशन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से रिफ्रेश तो एकदम नहीं बोलूंगी मैं, आई नो आप लोग सब बहुत ही ज्यादा टायर्ड होंगे, अपनी अपनी दिनचर्या करके आ रहे होंगे, बट स्टिल हम इस सेशन में आते हैं तो थोड़ा सा हमारा एक रिफ्रेश होके आना चाहिए, तभी हम और ज्यादा ज्ञान ले पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ बैंकिंग ज्ञान केंद्र में। और आज का जैसा कि आप सेशन देख सकते हैं, इट इज कैश एंड इट्स कस्टडी इन ब्रांच ऑपरेशन। सभी को स्क्रीन विजिबल है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? आवाज उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, उसके लिए प्लीज डोंट माइंड टुडे, आज थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा। बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है मेरी? चलिए, मनोज जी, सौरभ जी, ओके, चलिए, मतलब विजिबल है सभी को। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेशन में, आगे बढ़ते हैं हम। कैश एंड इट्स कस्टडी, जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि हम सब जैसे बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, तो कैश से ही हम सबसे ज्यादा डील करते हैं, और उसकी कस्टडी, उसका प्रॉपर मतलब उसका सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैश की सेफ्टी और उसकी कस्टडी से रिलेटेड। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। कैश एंड इट्स कस्टडी में सबसे पहले आता है जनरल। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है जनरल। द कैश एंड स्मॉल कॉइन बैंक coin balance must be kept in a strong room in the joint custody of head cashier and the bank manager put in charge in the joint custody. In case of currency chest branches, wherever applicable, the currency chest has to be maintained under joint custody of two designated officers in charge. मतलब इसमें क्या बोला है इन्होंने, जो भी कैश का डीलिंग होती है उसको कैसे, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही खुला रख देते हैं, इतना तो आप सभी को पता होगा, हम बहुत ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रखते हैं, क्योंकि वो कस्टमर्स का पैसा है, देश का पैसा है। ठीक है, तो उसका बहुत सेफ रहना बहुत जरूरी है। तो क्या बोला है इन्होंने कि बहुत ही स्ट्रांग रूम में उसको रखना पड़ता है, और जॉइंट कस्टडी में, किसी एक पर्सन की कस्टडी में नहीं रहता है, पढ़ाई वो कर रहता रहा है जॉइंट कस्टडी में। था नहीं इस देखा मैडम। प्रदीप जी, आई थिंक आपका माइक म्यूट नहीं है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। तो इसको हम जॉइंट कस्टडी में रखते हैं। किस किस की जॉइंट कस्टडी में? एक तो हेड कैशियर और दूसरा बैंक मैनेजर। ठीक है, बैंक मैनेजर जिसको इंचार्ज बनाया है उस पर्टिकुलर ब्रांच का। ठीक है, इन केस ऑफ करेंसी चेस्ट ब्रांचेस, करेंसी चेस्ट क्या होता है नीचे लिखा है, देख लेते हैं। करेंसी चेस्ट इज अ डिपॉजिटरी दैट बिलोंग्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The central bank stores excess money for banks and ATMs in such a currency chest. Such chests are held at the premises of selected branches across India. इससे पहले हमने सुना है करेंसी चेस्ट, किस किसने सुना है? What is currency chest? करेंसी चेस्ट हमने सुना है? अच्छा, निखिल जी कह रहे हैं हमारे यहाँ नहीं है, जैसे कि इसमें लिखा है सिलेक्टेड ब्रांचेस में ही रहता है अक्रॉस इंडिया। जैसे कि इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि ये क्या होता है, डिपॉजिटरी होता है, किसके द्वारा होता है? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, जो भी एक्सेस मनी होता है उसको वो एक स्टोरेज में रखते हैं, जो कि कुछ ब्रांचेस इंडिया में, कुछ बैंक्स में रखा जाता है, जिसको कहते हैं करेंसी चेस्ट। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। इसमें तो हमने देख लिया कि जॉइंट कस्टडी में रखना पड़ता है इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मैनेजर्स शुड सी दैट नो मेंबर ऑफ द स्टाफ अदर देन द कैशियर रिसीव्स द मनी ओवर द काउंटर फ्रॉम डिपॉजिटर्स। अब ऐसा होता है कई बार, मतलब ऐसे तो नहीं होता होगा, सब लोग बैंक में बहुत सतर्क रहते हैं, बट
कैश लेना सिर्फ जो कैशियर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई थर्ड पर्सन हो चाहे कोई भी हो वो आके नहीं कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, डिपॉजिटर्स का, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं उनका आप पे एक ट्रस्ट होता है, तो वो ट्रस्ट तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे जब वो कैश सिर्फ कैशियर होगा। ठीक है, कैशियर ही रिसीव करेगा, अगर कोई थर्ड पार्टी करेगा तो उसमें फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, नोटिसेस बायलिंगुअल एंड ट्राइलिंगुअल टू दिस इफेक्ट शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड एट द ब्रांच नियर द कैश डिपार्टमेंट एंड नियर द एंट्रेंस। इसमें जैसा कि साफ लिखा हुआ है कि इस चीज का नोटिस बायलिंगुअल ट्राइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज या इनफैक्ट कई बार 3 लैंग्वेज में भी लिखा रहना चाहिए, कहाँ पे, कैश डिपार्टमेंट के पास में या फिर एंट्रेंस के पास में भी, कि आपको अपना कैश सिर्फ किसको देना है, सिर्फ कैशियर को आप दे सकते हैं। ठीक है, सो ये नॉर्मल कस्टमर्स के लिए है, डिपॉजिटर्स के लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अवॉइडिंग ह्यूमन एरर्स एंड क्विकर हैंडलिंग नोट काउंटिंग मशीन शुड बी प्रोवाइडेड एट द टेलीकाउंटर्स। अब बहुत सारे मैक्सिमम ब्रांचेस बैंक्स में हमने देखा है कि नोट काउंटिंग मशीन्स होती है। ठीक है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि आप इतने सारे एक पॉइंट पे काउंट कर ले बीइंग अ कैशियर। ठीक है, तो उस केस में, और इसमें क्या होता है, एरर्स के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, नोट काउंटिंग मशीन्स होती है। ठीक है, तो आप उसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं, और उसमें आप मतलब कस्टमर को आपको बार बार बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर आप हाथ से काउंट कर रहे हैं और आपने बोला कि इसमें 2 नोट कम है, तो कस्टमर अगर डिसएग्री कर रहा है तो आपका बहुत ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट होता है। राइट, तो इस केस में क्या होता है, अगर वहां पे नोट काउंटिंग मशीन होती है तो उसमें डिजिटली दिख जाता है कि कितने नोट्स हैं इसमें। ठीक है, सो ये ह्यूमन एरर्स को अवॉइड करने के लिए है और अपने काम को फास्ट करने के लिए भी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट हमने जनरल चीजें देखी कि जनरली क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड आता है स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ। ठीक है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है, जहां पे ये सारा कुछ पैसा गोल्ड ये सारा कुछ स्टोर होता है। ठीक है, इसको सेफ भी कहते हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है, द स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ मस्ट बी अंडर द ड्यूअल कस्टडी ऑफ हेड कैशियर एंड द मैनेजर इन चार्ज। इसमें भी जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगेन इट इज इन ड्यूअल कस्टडी, किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। both the officials must be present when the strong room or safe is opened। अब दोनों दोनों अगर जॉइंट कस्टडी में है ये जो भी स्ट्रॉन्ग रूम है या सेफ है, तो जब ये ओपन होता है तो दोनों लोगों का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली ऑल द रिस्पेक्टिकल्स इन द स्ट्रॉन्ग रूम यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैश एंड स्मॉल कॉइन्स, जितने भी आप मतलब जिसको बोलते हैं ना स्टोरेज के लिए बॉक्सेस या जो भी चीजें करते हैं, जो भी चीजें यूज करते हैं, वो भी ड्यूअल कस्टडी में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेफ जो होते हैं या बॉक्सेस होते हैं कुछ लॉक के साथ, तो वो सारे किसके सामने ओपन होने चाहिए, ड्यूअल कस्टडी में होना चाहिए। तो दोनों लोगों का होना जरूरी है, किस किस का, हेड कैशियर या कैश ऑफिसर और मैनेजर इंचार्ज का। ठीक है, only the receptacle used for cashier's hand balance should be under his single lock। अब जो कैशियर है उसके पास जो भी कैश होता है हैंडलिंग के लिए, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसमें वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो उनके ही कस्टडी में रहता है सिंगल लॉक के अंदर, उसमें ड्यूअल कस्टडी नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड हमने देख लिया सेफ का, अब थर्ड है कैश बैलेंस ऑफ द बैंक। अब इसमें क्या लिखा है, द बल्क ऑफ द कैश बैलेंस शुड ऑलवेज बी इन द स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ अंडर द जॉइंट कस्टडी, while the remainder which will be the cashier's hand balance which will be kept as low as conveniently possible। अब जो भी बल्क में पैसा है, कैश का बैलेंस है, वो हमेशा कहाँ पे रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रूम या फिर सेफ में। अगेन ये भी कैसे होगा, जॉइंट कस्टडी में, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। बाकी जो छोटा मोटा अमाउंट होता है, रिमाइंडर जो होता है, जो कि कैशियर के पास होना चाहिए डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, उसको एज लो एज पॉसिबल हमें रखना चाहिए। ठीक है, और डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए जितना कम पॉसिबल हो, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा लो है कि वो कैशियर अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब उसको पता होगा कि कितना सफिशिएंट होगा कैश, कितना जरूरत पड़ेगी पूरे दिन के लिए।
ठीक है, ओनली दैट मच कैश as would be sufficient for the day's requirement will be withdrawn in the morning from joint custody. अब उतना ही कैश निकालेंगे जितना दिन के लिए कैशियर को जरूरत पड़ेगी, उसको पता होगा, तो उतना ही कैश निकालेंगे, हम एक्स्ट्रा कैश नहीं निकालेंगे उसमें से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चेकिंग ऑफ कैश बैलेंस। Before taking notes and coin into the joint custody balance, the supervising official will check their correctness in the following manner. अब कैसे चेक करते हैं जॉइंट कस्टडी बैलेंस को मेंटेन करने के टाइम पे, कैसे इसको चेक किया जाता है वो हम देख लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है द सुपरवाइजिंग ऑफिशियल विल पर्सनली काउंट ऑल द नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस अबव ₹100 एंड विल वेरीफाई अ पोर्शन ऑफ ऑल अदर नोट्स बेस्ड ऑन अ क्लिप सिस्टम। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम a few notes in each packet of notes are clipped together at the top. The remainder is counted by an employee other than one who is responsible for the correctness in the presence of supervising official who verifies the total by counting the clipped notes. मतलब डिनोमिनेशन जैसे 100 के नोट्स हैं, 500 के नोट्स हैं, 2000 के नोट्स हैं, उन सबको अलग अलग करके उनके अलग अलग बंडल्स बना के इसको चेक किया जाता है। किसी का माइक अनम्यूट हुआ है। एनके यादव जी कुछ कहना चाहते हैं सर आप? ओके, बाय मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, सो ये क्लिप सिस्टम इसको कहते हैं। इसको लास्ट में वेरीफाई कैसे किया जाता है, जो भी इस क्लिप के अलावा जो पैसा बचता है वो सुपरवाइजिंग ऑफिशियल के अलावा कोई एम्प्लॉय उसको काउंट करके उसको टैली करता है। ठीक है, उसको वेरीफाई करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द नोट्स इनटू 3 कैटेगरीज। अब कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? इशुएबल, सॉइल्ड एंड मल्टीलेटेड। यूजुअली बैंक्स हैव डिफरेंट कलर डिनोमिनेशन स्लिप्स फॉर 3 कैटेगरीज। अच्छा, ये पता है किसी को क्या होते हैं इशुएबल, सॉइल्ड और मल्टीलेटेड? ये कौन से नोट्स होते हैं? कोई बताना चाहेगा, इसमें आंसर करना चाहेगा कोई? अच्छा, चलिए मैं ही बता देती हूँ। देखिए, इशुएबल नोट्स वो होते हैं जो कि नॉर्मल नोट्स होते हैं जिसको कि बैंक इशू कर सकता है अपने कस्टमर्स को। सॉइल्ड नोट्स वो होते हैं जो बेकार से नोट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे स्पॉट्स लगे होते हैं, खराब होता है, दाग धब्बे होते हैं, तो वो होते हैं सॉइल्ड नोट्स। फिर मल्टीलेटेड नोट्स वो होते हैं जो फटे हैं या पीसेस में हैं या थोड़ा सा टेयर हो रहे हैं, फट रहे हैं, वो होते हैं मल्टीलेटेड नोट्स। तो बैंक को अलग अलग स्लिप्स, उनके अलग अलग कलर्ड स्लिप्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंशिएट करते हैं नोट्स को। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, किस किस में, इशुएबल कौन कौन से हैं, सॉइल्ड कौन से हैं और मल्टीलेटेड कौन से हैं। ठीक है, इससे बैंक का काम काफी आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी पॉइंट में क्या दिया है? द सुपरवाइजिंग ऑफिशियल विल वेरीफाई एट द क्लोज ऑफ द वर्किंग डे the joint custody balance corresponds exactly with the entries in the cash balance book. Very nice, बहुत ही नॉर्मल सा लिखा हुआ है। सुपरवाइजिंग ऑफिशियल एंड ऑफ द डे में क्या करेंगे? जॉइंट कस्टडी का जो बैलेंस है उसको कैश बैलेंस बुक से टैली कर देते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई एंट्री मिस हो गई है या कुछ कैश कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए इन दोनों को मैच किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ही विल ऑल्सो इनवेरिएबली चेक द एंटायर हेड कैशियर्स हैंड बैलेंस ऑफ लूज नोट्स एंड ऑल्सो चेक द लूज पैकेट्स इन द हैंड बैलेंस एंड इनिशियल अगेंस्ट द आइटम चेक्ड इन द कैश बैलेंस बुक। ठीक है, अब कैश बैलेंस बुक में जो जो बंडल्स वाले थे वो तो हमने टैली कर लिए जॉइंट कस्टडी वाले जो अकाउंट में थे। उसके अलावा जो लूज नोट्स हैं तो उसको अगेन चेक करेंगे, हम लूज पैकेट्स से चेक करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो जॉइंट कस्टडी बैलेंस भी टैली हो जाएगा और दूसरी चीज जो लूज पैकेट्स है वो भी टैली हो जाएंगे, जो लूज कैश बचा है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट है बिफोर द स्ट्रॉन्ग रूम इज क्लोज द सुपरवाइजिंग ऑफिशियल और द हेड कैशियर और द head cashier or cash officer should check the bundles kept in the custody and verify the same with the reserve cash register. This is known as gross check. ठीक है, अगेन वही चेक का बताया कैसे करना पड़ता है। जब स्ट्रॉन्ग रूम को क्लोज करते हैं तो जो सुपरवाइजिंग ऑफिशियल है तो वो बंडल्स, इतने बंडल्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग रूम में, उसको किससे चेक करता है? रिजर्व कैश रजिस्टर से चेक करता है। इसको क्या, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रॉस चेक। ठीक है,
अब नेक्स्ट होता है एटलीस्ट वंस इन अ वीक the officer holding charge of cash will check the whole bank cash balance by test check of different denominations and register evidence of such checks in the cash balance book under his signature and date. जो जो उनके अंडर बहुत सारे जितने भी कैश और चेक्स के ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको वो चेक करते हैं अपने रजिस्टर से भी, और पूरा कैश का बैलेंस कितना हो रहा है पूरे वीक का ये पूरा चेक करते हैं वो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ एक लेवल पे चेक करता है, बैंक बहुत सारे लेवल्स पे एक चेक मेंटेन करता है, जैसे कि कैश का बिल्कुल हेर फेर ना हो, तो वो हर लेवल पे बैंक कोशिश करता है कि इसको प्रॉपर क्रॉस चेक किया जाए। ठीक है, और इसको डेली बेसिस पे इसीलिए चेक किया जाता है कि इनकेस कुछ भी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएट सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, अगर उसको कैरी ऑन करेंगे तो वो तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी और उसका सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब फोर्थ पॉइंट आता है शॉर्टेज और एक्सेस इन कैश। अब ये तो जनरल सी बात है कि शॉर्टेज भी हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है कैश। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बैंक्स adopt certain procedures to mitigate human errors in handling cash. The system of recording denomination wise number of pieces of currency notes for every receipt and payment, both on the vouchers and in the cash registers. अब बैंक क्या करता है, ह्यूमन एरर्स हो सकती है ऑब्वियसली, कैश का है, कई बार काउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, कई बार रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हो जाती है कि आपने कोई एंट्री नहीं की है। तो इसके लिए क्या कैसे चेक करता है बैंक, इसको एक तो वाउचर से जो होता है वाउचर से चेक करता है कि वाउचर कितने गए हैं, रिसिप्ट के कितने गए हैं, पेमेंट के कितने आए हैं। ठीक है, और दूसरा उसको किससे टैली करता है, कैश रजिस्टर से। अब वो मैनुअल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो इनकेस कोई एंट्री मिस हो जाती है तो बैंक जो भी ऑफिशियल है उनको वहीं के वहीं पता चल जाता है। ठीक है, it helps in locating the cause of error in case of excess or shortfall noticed in the cash at the end of the day, apart from alerting while counting cash. When the shortage or excessive cash is detected, that cannot be rectified with the concerned customer. ठीक है, अब ये शॉर्टेज हो गया या एक्सेसिव हो गया, अब ये डायरेक्टली अब एक एक कस्टमर से हम कॉल करके नहीं पूछ सकते, है ना। तो इसके क्या प्रोसेस होते हैं ये हम आगे देखते हैं कि बैंक इसमें क्या प्रोसेस फॉलो करता है। Accounting for shortage or excess in cash has to be carried out as follows. In case shortage हो रहा है या excess हो रहा है, कैश का ज्यादा हो रहा है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एनी शॉर्टेज इज रिकवर्ड ऑन द सेम डे फ्रॉम द कैश ऑफिसर हेड कैशियर हु इन टर्न विल रिकवर इट फ्रॉम द कंसर्न्ड एम्प्लॉय। ठीक है, अब जो कैशियर है, हेड कैशियर, वो उसी टाइम शॉर्टफॉल देखेगा कि कहाँ पे कौन से काउंटर पे कहाँ पे हो रहा है, तो उस एम्प्लॉय से फिर रिकवर करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हेड कैशियर या फिर कैश ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर कंसर्न्ड एम्प्लॉय उस कैश काउंटर पे था उससे रिकवर ये करते हैं। ठीक है, और सेम डे ही करते हैं। नेक्स्ट, फेलिंग रिकवरी ऑन द सेम डे। अब अगर उस दिन रिकवरी नहीं हो पाती है, the amount of shortage should be debited to the suspense account, taking the signature of the staffs responsible for the shortage on the reverse of voucher, report to the head office and adjust the recovery from them. ठीक है, ये चीज अगर उस दिन पे नहीं रिकवर हो पाती है तो इसको कहाँ पे डाल दिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, और उस पर्टिकुलर स्टाफ जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए एक वाउचर इशू किया जाता है, जो कि कहाँ दिया जाता है, हेड ऑफिस में। फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज को रिकवर करना और इस चीज को रिजॉल्व करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एनी एक्सेस इन द कैश बैलेंस मस्ट बी क्रेडिटेड टू द सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट। अब अगर कम हो रहा था तो भी हमने कहाँ डाला था, सन्ड्री अकाउंट में डाला था। अब अगर एक्सेस हो रहा है तो उसको भी कहाँ पे डालेंगे हम, सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट में उसी दिन डालेंगे। ठीक है, in case a customer makes a complaint of having received a short cash or paid excess cash after satisfying about the genuineness of the complaint, the amount is paid by debit to the sundry deposit account. अब अगर कोई कस्टमर है जो कि बाय मिस्टेक कैशियर ने अगर उनको कम कैश दे दिया है या ज्यादा कैश दे दिया है, तो पहले उनकी जो कस्टमर की कंप्लेन अगर ऐसी आती है तो पहले उसकी जेन्युइननेस देखेंगे कि एक्चुअल में ऐसा है या नहीं,
और कस्टमर सच में भी उस मतलब सच बोल रहा है या नहीं, और उसके बाद अगर कम है कैश तो उसको दे दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? सन्ड्री अकाउंट से। और अगर ज्यादा है तो फिर कहाँ से, कस्टमर से लेके किस में डाल दिया जाता है? सन्ड्री अकाउंट में। ठीक है, मतलब जो भी एक्सेस या शॉर्टेज ऑफ कैश है उसको किससे डील करते हैं? हम सन्ड्री अकाउंट से डील करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट इसी से होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेमिटेंस ऑफ कैश। रेमिटेंस ऑफ कैश मतलब इस एक जगह से दूसरी जगह जब हम कैश को ट्रांसफर करते हैं वहां पे भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं हम देखते हैं अभी इसको। Cash remittance sent from one office to another should always be entrusted to authorized employees. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ही जूनियर एम्प्लॉय है जिसने अभी 2 महीना पहले ज्वाइन किया, आपने उसको कैश के साथ भेज दिया कि ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश को एक ऑफिस से दूसरे बैंक की ब्रांच में लेके जाना। उसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कैश के इधर उधर होने के। इट इज वेरी रिस्की। ठीक है, तो जो ऑथराइज्ड और मतलब ट्रस्टेबल एम्प्लॉयज है उन्हीं के साथ ये चीज भेजना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नाइट जर्नीज एंड अनयूजुअल हॉल्ट्स एट जंक्शंस मिडवे शुड बी अवॉइडेड। नाइट में ये चीजें अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि नाइट में अगर आप कैश शिफ्ट करते हो वहां पे फ्रॉड और थेफ्ट के चांसेस, चोरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अनयूजुअल हॉल्ट्स मतलब आप बार बार जिस जो कैरिंग वैन होती है, ठीक है, वैन में कैसा पैसा ट्रांसफर होता है आप लोग ने सभी ने देखा होगा। ठीक है, अगर उसको बार बार वो रुकती रहेगी हर 10 मिनट में, हर कुछ देर में, तो उसमें भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं किसके? चोरी के। ठीक है, द रेमिटेंस बॉक्स शुड ऑलवेज बी ट्रांसपोर्टेड इन द वैन प्रोवाइडेड बाय द बैंक। हमें सभी को पता है कि वैन में उस चीज को ट्रांसफर करना चाहिए। The box should be securely chained and locked to the staple to a staple and other fixed object in the van which is in which the remittance is carried। ठीक है, सिक्योर प्रॉपर चेन से बंधा होता है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से देखा ही होगा। ठीक है, अ रजिस्टर शुड बी मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑल द कैश रेमिटेंस टू एंड फ्रॉम द ब्रांचेस। इसके लिए एक रजिस्टर भी होना चाहिए जिसमें कि पता चले, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रहे कि कितना कैश ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, कई ब्रांचेस से आया है या फिर ब्रांच किसी और ब्रांच में दिया गया है, इसकी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कैश रिप्लेनिशमेंट एट एटीएम्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई बार एटीएम में पैसा शॉर्ट हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कैश रिप्लेनिशमेंट मतलब कैश जब हम डालते हैं उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। Keeping the ATM machine filled with adequate amount of cash is important to avoid cash out situations and maintain uninterrupted services to the customers. Also, large unutilized cash stock should not remain at any ATM. अब इसमें क्या होता है, बैंक्स कई बार क्या होते हैं अपने एटीएम्स में बहुत ज्यादा कैश रख लेते हैं, या कई बैंक्स ऐसा करते हैं बहुत कम कैश रखते हैं एटीएम में। अब बहुत ज्यादा कैश रखना भी रिस्की होता है, वहां पे अगेन चोरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर कम कैश होता है तो उसमें कैश आउट की सिचुएशन आ जाती है और कस्टमर परेशान होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके बैंक की अगेन इमेज भी खराब होती है कि एटीएम में तो हमेशा की यही प्रॉब्लम है। ठीक है, each bank has its own cash replenishment policy. Also, a security manual describes the security measures required when replenishing cash in the ATMs. अब इसकी एक प्रॉपर एक सिक्योरिटी की बुकलेट आती है जिसमें कि सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिखे होते हैं जब आप कैश उसमें एटीएम में डालते हैं। तो the staff involved in the cash transfer should be screened thoroughly and their photos and biometric prints taken. ठीक है, अब इसमें जो स्टाफ को इन्वॉल्व कर रहे हैं कैश ट्रांसफर में या एटीएम में पैसा डालने के लिए, उसके प्रॉपर फोटो भी होना चाहिए, उसके बायोमेट्रिक प्रिंट्स भी होना चाहिए, मतलब सारा उस सिक्योरिटी के पर्पज से सारी चीजें उसकी होनी चाहिए। A user report is recorded and preserved. It records the time and date of opening the ATM cash balance receipt is printed after replenishment. कैश शॉर्टेजेस शुड बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, मतलब यूजर रिपोर्ट एक क्रिएट होती है, रिकॉर्डेड होती है, जिसमें क्या होता है कि कितनी देर आपने एटीएम की जो मशीन है उसको ओपन करके रिप्लेनिश करने में लगाया और उसके बाद रिप्लेनिश करने के बाद कितना बैलेंस मेंटेन हो रहा है उसमें। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं, अ सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट मॉनिटर्स बैलेंसेस एज पर द बुक्स एंड द एटीएम मशीन। अगेन इसको फिर से क्वालिटी चेक किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है जो कि कैश को और बैलेंस को मॉनिटर करता है। ठीक है, कैश इन द एटीएम एंड कैश इन ट्रांजिट आर ऑलवेज कवर्ड बाय इंश्योरेंस। ठीक है, इसको हमेशा इंश्योरेंस से कवर किया जाता है। Where cash management of ATMs is outsourced, the reconciliation of transactions between the bank, the service provider, and its subcontractors is done at least on T+3 basis. In case of disputes, video footage may be provided to the service provider for resolving the issue. मतलब इन केस अगर कोई थर्ड पार्टी को आप कैश मैनेजमेंट देते हो एटीएम का, तो उस केस में क्या होता है, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है और सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी रहते हैं उसमें इन्वॉल्व, और उसमें प्रॉपर चेक होता है। अगेन मैच किया जाता है किस किस को, कैश इन एटीएम और जो आपका रजिस्टर होता है बुक्स ऑफ एटीएम मशीन। ठीक है, उसको प्रॉपर चेक किया जाता है T+3 बेसिस पे। T+3 बेसिस इज मतलब आप 3 डेज के अंदर उस चीज को रिजॉल्व करते हो इन केस ऑफ एनी इशू। ठीक है, और कुछ अगर डिस्प्यूट होता है तो उसकी वीडियो फुटेज देखी जाती है। ठीक है, आप देखते ही होंगे हर एटीएम में आजकल कैमरास लगे रहते हैं। ठीक है, कि इन केस ऑफ एनी इशू, कुछ भी कैश का मामला है, कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो एटलीस्ट हमारे पास वीडियो फुटेज रहता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब इंश्योरेंस। All the cash remittance in the transactions are covered under the blanket insurance policy obtained by the bank. It must be ensured that the maximum limit laid down therein for any one carriage is not exceeding any in under any circumstances. Cash in safe and on the counter should be kept within insured limit as directed by the head office from time to time. Cash should be taken to ensure that no excess cash over the insured limit is kept. ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है कि इसमें हमें जितना भी प्रिस्क्राइब किया है ऑलरेडी, जितना हेड ऑफिस ने डिसाइड किया है, उससे ना ज्यादा हमें रखना है बैंक में पैसा, ना उससे कम रखना है। ठीक है, जितनी इंश्योर्ड लिमिट है उतना ही रखना है, जितना ब्लैंकेट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर आता है उतना ही हमें रखना है, ना उससे ज्यादा रखना है ना उससे कम रखना है। उस लिमिट को मेंटेन करना है, मतलब मैक्सिमम लिमिट के अक्रॉस एक्सीड नहीं करना है उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कस्टडी ऑफ कीज। अब बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे की का बहुत, चाबी जो होती है ताला चाबी, उसका एक बहुत मेजर रोल होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कस्टडी ऑफ कीज, मतलब ये कीज रखेगा कौन, कौन रखेगा। अब इसमें क्या लिखा है, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कीज इंक्लूडिंग दोज ऑफ द कैश ऑफिसर, head cashier must be entered in the key register containing the details of all the keys that are used at the branch and within whom they are held. अब इतने सारे लॉकर्स और इतनी सारी वहां पे चाबियां होती है कि उसके लिए एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होता है। ठीक है, जिसमें कि सारा कुछ लिखा होता है कि ओरिजिनल चाबी किसके पास है, डुप्लीकेट किसके पास है, और कौन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्रांच के अंदर। ठीक है, next है, the main keys of the branch shall on no account leave the possession of the officials under whose charge these have been entrusted except specified by the bank or in case the incapacitation or for duty when taken over by another bank official as directed by the controlling office. इसका क्या मतलब है कि जो मेन कीज है, फॉर एग्जाम्पल एक अथॉरिटी के पास एक पर्सन है, कोई भी मैनेजर है जिसके पास ये की है, ठीक है, बैंक की कोई भी इंपॉर्टेंट लॉकर की अगर चाबी है, तो वो तब तक किसी और को नहीं दे सकता है जब तक बैंक के कुछ नॉर्म्स नहीं होते और बैंक से उसको प्रॉपर परमिशन नहीं मिलती है। जब तक उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर नहीं होती है तब तक ही इज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर हिज ड्यूटी। ठीक है, फिर वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और इन केस इसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो इमिडिएटली हेड ऑफिस में भी बताना चाहिए और जो ऑफिशियल्स हैं बैंक के उनको भी बताना चाहिए। ठीक है, in case of safe previously handled by unauthorized officials, the levers of the lock should be changed. For example, ऐसा होता है कि कोई ऑफिशियल्स के पास गलती से चाबी आ जाती है जो या तो ऑथराइज नहीं है उस चीज के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल बैंक छोड़ के चले जाते हैं या कुछ भी है, तो उस केस में ऐसा नहीं कि चाबी उनके पास है तो उन्हीं के पास है, हमें उस केस में
जो लॉक होता है उसी को चेंज करवा देना चाहिए। तो यही प्रैक्टिस फॉलो होती है सारे बैंक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट है एनी इंपॉर्टेंट की शोइंग द साइंस ऑफ सीरियस वेयर शुड बी इन्फॉर्म टू द हेड ऑफिस एंड न्यू लॉक मे बी ऑर्डर्ड। अगर कोई चाबी है, ताला चाबी जो बहुत ही पुराना हो चुका है, जंग खा चुका है, बिल्कुल टूटने की कगार पे आ चुका है, तो उस केस में हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और नया लॉक उसमें लगाना चाहिए। तो बहुत जनरल सी चीजें हैं। No important key pertaining to cash counter, safes, lockers, strong rooms, almirahs, main entrance may be made and no repairs to such locks be carried out without the prior permission from the head office. आप खुद से ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते हो जब तक आपने हेड ऑफिस से परमिशन नहीं ली है। अगर लॉकर या किसी भी चीज में, अलमीरा के लॉक में किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको तभी चेंज करवा सकते हो जब आपने हेड ऑफिस में ऑलरेडी परमिशन ले ली है या उनको इन्फॉर्म किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑल रिपेयर्स मस्ट बी कैरिड आउट अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ द मैनेजर एंड द कैश ऑफिसर और हेड कैशियर हैविंग द जॉइंट कंट्रोल ओवर स्ट्रॉन्ग रूम और सेफ। अब इसमें जो भी, अगर फॉर एग्जांपल ताला चाबी कुछ भी आप रिपेयर करवा रहे हैं, लॉक सिस्टम ही चेंज करवा रहे हैं, तो वो प्रॉपर सुपरविजन के साथ होना चाहिए। किस किस के, जो भी जॉइंट कंट्रोल जिनका रहता है, किनका रहता है, मैनेजर जो उस चीज में इन्वॉल्व है, प्लस द हेड कैशियर या फिर कैश ऑफिसर। ठीक है, next, whenever a lock is changed or the levers of the locks are changed, it must be noted इन द की रजिस्टर। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इसमें, इसके लिए प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन होता है। तो अगर कुछ चेंज हुआ है उसमें, तो आपको उसको किसमें मेंशन करना है, की रजिस्टर में मेंशन करना जरूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं डुप्लीकेट कीज। Bank must follow the instructions as mentioned below with regard to the duplicate keys. The officials holding the key of the strong room, safe room containing cash, gold ornaments under pledge to the bank and other securities will pack their duplicate keys individually in a strong cloth lined envelope which will be sealed by them with their seals. अब इन्होंने बताया कि अगर डुप्लीकेट कीज होती हैं तो उसको कैसे सेफ रखना है। ऐसे ही नहीं रखना है उसको, एक प्रॉपर एक लिनन प्रॉपर एक क्लॉथ का एनवेलप होता है, उस पे सील लगी होती, प्रॉपर सील्ड रहता है, वो पैक्ड रहता है, उसके अंदर सारी कीज रहती हैं। The sealed packets must be placed in a strong wooden or tin box locked and otherwise secured and just a second रैप्ड इन वाटर प्रूफ क्लॉथ। अगेन जैसा हमने देखा कि अब इसको प्रॉपर एनवेलप को सील करने के बाद इसको प्रॉपर वुडन या फिर टिन बॉक्स में रखना चाहिए। The box of duplicate keys should be kept in safe custody with another local branch of the same bank or of another bank. ठीक है, अब ये इसके जो डुप्लीकेट कीज है, तो कई बार अगर बैंक में होता है, कई बार थेफ्ट हो जाता है, तो इसका एक सेट ऑफ डुप्लीकेट की कहाँ पे होना चाहिए, एक और जो उसी बैंक के किसी और ब्रांच पे रखना चाहिए। ठीक है, वहां पे सेफ कस्टडी में रखना चाहिए। ठीक है, और ये किसके द्वारा साइन होता है, ये मैनेजर या फिर कैशियर या सुपरवाइजिंग ऑफिशियल जो होता है उनके, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी ब्रांच में रखना है और किसके अंडर रखना है। ठीक है, the instructions for delivery should be conveyed to the branch of the bank holding the box in safe custody by means of a letter signed by all officials holding the keys. जिन जिनको ये कीज मिली हैं उन सबका उसमें कंसेंट होना चाहिए, उन सबको कन्वेड होना चाहिए कि हमने ये सारी कीज जो है ये इस ब्रांच में इसकी डुप्लीकेट कीज रखी है, और ये ड्यूली प्रॉपर साइंड होना चाहिए सारे लोगों से, जो जो लोग, जो ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, ठीक है, चलिए यही था आज का सेशन जो कि हमने देखा कैश एंड इट्स कस्टडी के बारे में। आई होप सभी को समझ में आया होगा सारा कुछ। बहुत ही जनरल चीजें थी, पर ऐसी चीजें थी जो हम कई बार ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कुछ कुछ नई चीजें देखी, जैसे जॉइंट कस्टडी देखा हमने, और हमने और भी चीजें देखी कि एटीएम रिप्लेनिशमेंट के टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और कैसे लॉक और की सिस्टम और सिक्योरिटी कितनी अच्छे होती है जो कि बैंक्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा।
आई होप सभी को समझ में आया होगा, कोई आंसर नहीं कर रहा है, आई थिंक सब चलिए ठीक है, किसी का आंसर आया, वेरी नाइस। रूपा जी ठीक है, अनुज जी, दीपक जी ओके, समझ में आया सभी को। सौरभ जी थैंक यू सो मच, सौरभ जी बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू सो मच। मनोज जी थैंक यू। ठीक है चलिए, आई होप हम आगे भी ऐसे सेशन और करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। और आपका ये जो सेशन है इसमें से अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है आपकी आने वाली एग्जाम में, तो आपको इतना अच्छे से आना चाहिए कि आपको रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है चलिए, इसी बात पे अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। अब नेक्स्ट सेशन आई थिंक विजय सर का होगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।